सेना की तैयारी करने वाले भारत के वीर तथा जोशीले नौजवानों, अरे कैसे हैं आप लोग? आइए जरा अपने मतलब की क्षमता को देखें और परखें कि कैसी है आपकी तैयारी। दोस्त मेरे, चलते हैं फर्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि दो देशांतरों के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ होगी? देखो, अब इसके लिए थोड़ा सा देशांतर को तुमको समझना पड़ेगा। यहाँ से कह के निकल जाएंगे, लेकिन देशांतर को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। देखो, हमारे धरती पर काल्पनिक रेखाएं हैं, और देखो ऐसी काल्पनिक रेखा जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर आके समाप्त हो जाए, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर आके समाप्त हो जाए, उत्तरी ध्रुव से आके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाए, तो ये रेखाएं आपको हैं देशांतर, लॉन्गिट्यूड्स। और हमारे धरती पर दोस्त करीब आपको 360 देशांतर हैं। कितने देशांतर हैं? 360। देखिए, देशांतर समय बताता है। देशांतरों में यार कहीं पर आपको 0 डिग्री देशांतर को आपको दुनिया का समय का आधार मान लिया गया है, और 0 डिग्री जो ये देशांतर है ये आपको ग्रीनविच इंग्लैंड में है। आप जान रहे हैं कि हमारी धरती 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी है और 24 घंटे में मतलब अपना चक्कर स्वयं लगाती है। तो दोस्त मेरे, धरती का जो घूर्णन समय है वो आपको 24 घंटा है, और धरती पर काल्पनिक रेखाएं खींच दी गई है 360, और उसमें जो 0 डिग्री देशांतर है वो आपको दुनिया का मानक समय यहीं से लिया गया है। दोस्त मेरे, जब देशांतर पर हम 1 डिग्री पूरब की ओर, देखो नक्शा में दायां हाथ पूरब साइड होता है, तो जब 1 डिग्री हम पूरब की ओर जाएंगे तो 4 मिनट समय हमारा बढ़ जाएगा, और 1 डिग्री पश्चिम की ओर जाएंगे तो 4 मिनट समय हमारा घट जाएगा। अब देखो, मेरा सब भाई बना देगा। मान लो यार कि 0 डिग्री देशांतर यहाँ पर सुबह के 9 बज रहे हैं, और यहाँ से आपको यार 5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 5 डिग्री पूर्वी देशांतर इधर पूरब आ जाइए, तो यहाँ का समय क्या होगा? यहाँ मान लीजिए कोई देश हो, तो यहाँ का समय क्या होगा? तो 1 डिग्री 4 मिनट पूरब जाएंगे तो 4 मिनट समय बढ़ जाएगा, तो 5 डिग्री पूर्वी देशांतर है बेटा, तो कितना समय हो जाएगा? 9:20 मिनट, 5 चौक 20। और देखो ऐसे ही सही करके यार, यहाँ पर हमारा देश है भारत देश, जो 68 से 68 से 98, जो 68 से 98 डिग्री, जो 68 से 68, 68 से 98 डिग्री देशांतर के बीच है। और देखो भारत में यहाँ पर बाबू ये जगह आपको क्या है? इलाहाबाद के नैनी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो भारत का मानक समय लिया गया है। तो देखिए, मैंने क्या बताया आपको? देशांतर कितने? 360। देशांतर कौन सी रेखा एक ध्रुव से आई और दूसरे ध्रुव पर समाप्त हो गई? देशांतर क्या बताएगा? समय। 0 डिग्री देशांतर कहाँ? यहाँ ग्रीनविच इंग्लैंड। इससे 1 डिग्री पूरब जाएंगे तो 4 मिनट समय बढ़ जाएगा। अब देखो, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। मतलब क्या कि जब हम 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री को जब 4 से हम गुना करेंगे तो हमारा आएगा 5 घंटा 30 मिनट। तो हमारा जो मानक समय है वो आपको दुनिया के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। चलिए आते हैं प्रश्न पर। अब प्रश्न को आप आराम से समझ लेंगे। देखो यार, यह है आपको यार विस्पत रेखा, यह है 0 डिग्री अक्षांश। देखो इस टाइप का जो रेखा होता है, इस टाइप का जो रेखा है आपको, जो काल्पनिक रेखा है उसको हम कहते हैं अक्षांश, और जो इस टाइप का रेखा है वो क्या है? देशांतर। तो यह हमारा विस्पत रेखा। अब प्रश्न है कि दो देशांतरों के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ होगी? तो भैया मेरे, दो देशांतर के बीच में देखो यार, यहाँ पर दूरी, यहाँ कहाँ? ध्रुव पर कम है, और जैसे जैसे ध्रुव से हम विस्पत रेखा की ओर आएंगे तो यहाँ पर दूरी क्या होगा? अधिकतम होगा। तब क्या जाने कि दो देशांतर के बीच में न्यूनतम दूरी कहाँ? ध्रुव पर। अधिकतम दूरी कहाँ? विस्पत रेखा पर। देशांतर हैं कितने?
360। धरती का मानक समय लिया गया है 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच इंग्लैंड, और 1 देशांतर अगर हम पश्चिम जाते हैं तो 4 मिनट समय घट जाता है, और 1 डिग्री देशांतर जब हम पूरब जाते हैं तो 4 मिनट समय बढ़ जाता है। अब मेरा भाई मोटा मोटी समझ गया होगा देशांतर का खेला। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रशांत महासागर का चौराहा क्या है? भैया प्रशांत महासागर का चौराहा आपको हवाई द्वीप है। प्रशांत महासागर हमारे धरती का सबसे बड़ा महासागर है। यह हमारे धरती का सबसे गहरा सागर भी है। इसमें भूकंप भी सर्वाधिक आते हैं। तो प्रशांत महासागर क्या है? प्रशांत महासागर का चौराहा क्या है? हवाई द्वीप। देखो इंडोनेशिया, जो इंडोनेशिया है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। जिस तरह से भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार है, उसी तरह से आपका इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और दोस्त मेरे, ये मालदीव आपको हिंद महासागर में है। इस महासागर में हिंद महासागर। और ग्रीनलैंड दुनिया का एक सिंगल सबसे बड़ा द्वीप। पूछे कि दुनिया का एक सिंगल सबसे बड़ा द्वीप कौन? ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन? इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी तो जानते होगे जकार्ता। और दोस्त मेरे, प्रशांत महासागर का चौराहा क्या? हवाई द्वीप। सबसे गहरा सागर कौन? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में सबसे गहरा बिंदु कौन? मरियाना गर्त। मरियाना गर्त, जिसकी गहराई करीब 11 किलोमीटर 11,133 मीटर तक गहरा है वो मरियाना गर्त। तो जान गए होंगे भैया मालदीव कहाँ? हिंद महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार। प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप। और दुनिया का सिंगल सबसे बड़ा द्वीप है बेटा ग्रीनलैंड। दोस्त मेरे, जब तुम कोई चीज को चाह लोगे सही ढंग से तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आज मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुना रहा हूं। एक बच्ची अमेरिका में पैदा हुई और वजन मात्र उसका मतलब कि 1.5 किलोग्राम, मतलब वो 1.5 kg की थी और बहुत ही मतलब कमजोर बच्ची। और डॉक्टर ने उसकी माँ को कह दिया कि बच्ची तो यार मतलब कि 5, 7, 8 साल में खड़ी भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब माँ को यार डॉक्टर को बात आन पर लग गया और अपने बच्ची को केयर करने लगी। बच्ची का सही ढंग से देखभाल करने लगी, मालिश करने लगी। जिद बना ली कि नहीं, अपने बेटी को एकदम सबसे सफल बनाना है, ताकतवर बनाना है, फास्ट बनाना है। और वो लड़की जाके 5 साल की एज में पहला बार खड़ा हुई। इतना कमजोर थी बचपन में वो। माँ का प्रयास निरंतर चलते रहा। जानते हो कि माँ जब लग जाएगी तो कुछ भी असंभव नहीं है। माँ उसके पीछे लग गई और लग गई दोस्त। और जान के तुम्हें ताजुब होगा कि वो लड़की देखो 1940 में पैदा हुई थी और 1956 के ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल और 1960 के ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल। वो लड़की का नाम था विल्मा रोडोल्फ। विल्मा रोडोल्फ। तो कहाँ यार, डॉक्टर कह रहे थे कि खड़ा हो जाए तो बड़ा बात हो जाए। और वो लड़की दुनिया का सबसे फास्ट लड़की बनी। उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया और ओलंपिक में 5 स्वर्ण पदक जीता। तो चाह लेने के बाद जब चाहत आ जाती है और आदमी चाह ले तो दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है मेरे दोस्तों। और ये तो छोटी सी बात है भैया, तुम तो वर्दी के बहुत करीब पहुंचे हुए हो। तुमने अपने सफर का 70% हिस्सा तो तय कर लिया। तुम्हारा फिजिकल हो गया, तुम्हारा मेडिकल हो गया, अब बचल कुछ है। तो लग जाओ जोश के साथ। और ये काम बिल्कुल असंभव नहीं है, तुम पक्का जीतोगे, मेरा विश्वास है। आज तक मैंने कभी भी मेहनत करने वाले बच्चे को असफल होते नहीं देखा है। तो प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? भैया कैक्टोपैक्सी। कैक्टोपैक्सी ज्वालामुखी है इक्वाडोर में। नोट करो, इक्वाडोर।
इक्वाडोर, ये दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। और एटेना और वेसुवियस है तुम्हारा इटली में। पूछ दे कि एटेना ज्वालामुखी कहाँ? इटली में। और फ्यूजियामा जापान में। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ? जापान में। और दोस्त मेरे, भारतीय भूभाग में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे हम बैरन द्वीप कहते हैं। बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। और ये आपको अंडमान निकोबार में है। तो तुमसे पूछे कि भारतीय भूभाग में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ, कौन सा? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप है कहाँ? अंडमान निकोबार। और पीछे वाला बुलाया नहीं ना हो, 2 देशांतर के बीच में न्यूनतम दूरी। अरे बाबू, 2 देशांतर के बीच में न्यूनतम दूरी ध्रुव पर अधिकतम विस्पत रेखा। और 0 डिग्री देशांतर कहाँ? ग्रीनविच इंग्लैंड, जिसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और आ जाओ जरा इधर, कैक्टोपैक्सी कहाँ? इक्वाडोर। फ्यूजियामा कहाँ? जापान। एटेना और वेसुवियस इटली। और भारत में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है बेटा, बैरन द्वीप। और ये कहाँ है? अंडमान निकोबार। और अभी अभी हम बताए थे अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और यहीं पर है आपको सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। देखो, क्वेश्चन को डिस्कस इसलिए कर देता हूं कि मेरे भाइयों को विशेष फायदा हो, क्योंकि यार आज आर्मी का सिलेबस इतना बड़ा हो गया है कि इसको यार एक क्वेश्चन टिक करके जाने से तुमको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। तो जानो ज्वालामुखी एटेना वेसुवियस कहाँ? इटली। सबसे ऊंचा कौन? कैक्टोपैक्सी। फ्यूजियामा कहाँ? जापान। और बेटा तुम्हारा अंडमान निकोबार में कौन सा द्वीप है? बैरन द्वीप। और अंडमान निकोबार कहाँ है बेटा? बंगाल की खाड़ी। इसको दम दिमाग में बैठा लो। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी, और लक्षद्वीप अरब सागर, और हवाई द्वीप प्रशांत महासागर। तो आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है बेटा? बाबू मेरे देखो, सहारा, उत्तरी अफ्रीका। और कालाहारी कहाँ? दक्षिणी अफ्रीका। और बाबू मेरे उत्तरी अमेरिका में तुम्हारा प्रेरिज घास का मैदान है। प्रेरिज, प्रेरिज, प्रेरिज घास का मैदान है आपका उत्तरी अमेरिका में। और तुम्हारा पंपाज, पंपाज घास का मैदान है दक्षिणी अमेरिका में। तो भैया कालाहारी मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा कहाँ? कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका, सॉरी, कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका। और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल आपका उत्तरी अफ्रीका। प्रेरिज घास का मैदान, जिसे बास्केट ऑफ ब्रेड कहते हैं, ये आपको उत्तरी अमेरिका। और पंपाज आपका दक्षिणी अमेरिका। तो आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का उच्चतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो दोस्त मेरे, भारत का उत्तरतम बिंदु है आपको इंदिरा कौल। और दक्षिणतम बिंदु आपको क्या है? इंदिरा पॉइंट। आपको जो दक्षिण बिंदु है, कौन है दक्षिणतम बिंदु? कौन है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है आपको, पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है आपको सर क्रीक। और ये मलांगू नहीं है बाबू, यह है आपको बालांगू। गलत लिखा गया है, बालांगू, बालांगू। यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्त मेरे, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, यह आपको सबसे पूर्वी बिंदु। तो सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? बालांगू, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? सर क्रीक,
गुजरात। सबसे उत्तरतम बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दो अक्षांशों के बीच न्यूनतम दूरी कहां होगी? तो देखो बाबू, देशांतर तो बताए थे, यह है अक्षांश। देखो ये 0 डिग्री अक्षांश। ये धरती पर अगर सबसे बड़ा अगर कोई गोला खींचा जाए, वृत्त खींचा जाए, तो 0 डिग्री अक्षांश ये आपको विषुवत रेखा, कौन सा रेखा है? विषुवत रेखा। धरती को 2 भाग में बांटने वाली रेखा। और देखो अक्षांश ऐसे ऐसे है बाबू मेरे। 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ये जो बेल्ट है, यहां पर हमेशा आंधी तूफान आते रहता है। इसे हम डोलड्रम क्षेत्र कहते हैं। डोलड्रम। देखो समय का पाबंदी है और मतलब कि जल्दी जल्दी हमको निकलना है। और समझो कि 7-8 ऑफलाइन क्लास रहता है और उसके बाद आपके लिए मैं समय निकाल के आ रहा हूं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि हमारे इस चैनल को आप हिंदुस्तान के हर बच्चे तक पहुंचाएं, मदद करें। आप जुड़ जाएं हमारे अभियान के साथ और आगे चल के देखिए, आप कहीं भी बैठे रहें, हम लोग का 20 साल 21 साल का तजुर्बा इस चीज़ में है। और त्रिशूल कोई अकेला नहीं, त्रिशूल एक परिवार है। ये पूरा परिवार आपके मदद के लिए मतलब बहुत जल्द आने वाला है। बस आप इसको बढ़ा दें दोस्त। देखो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण डोलड्रम क्षेत्र। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आपको है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आपका है मकर रेखा। मकर रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह है आपका कर्क रेखा। कौन सा रेखा? कर्क रेखा। बाबू मेरे, कर्क रेखा ही वह रेखा है जो भारत को 2 भाग में बांटा। भारत को 2 भाग में बांटा और भारत के 8 राज्यों से गुजरा। तो भारत को 2 भाग में बांटने वाला रेखा कौन? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से। और वे राज्य हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, वो राज्य हैं गुजरात, वो राज्य हैं राजस्थान, वे राज्य हैं मध्य प्रदेश, वे राज्य हैं छत्तीसगढ़, वे राज्य हैं झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यही भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन राज्य बोला? पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड और छठा पश्चिम बंगाल और सातवां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। यही 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं। और 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ये जो पट्टी है, यहाँ हमेशा आंधी तूफान आते रहता है, यहाँ हर चीज डोलित रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है डोलड्रम क्षेत्र। तो बाबू, तुमसे कोई पूछे कि 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के अक्षांशीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र? तो डोलड्रम क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? डोलड्रम क्षेत्र। अब देखो प्रश्न है, आओ प्रश्न पर। अब 2 अक्षांशों के बीच में न्यूनतम दूरी कहाँ होती है? कहाँ न्यूनतम दूरी है क्रम में? यहाँ सब जगह दूरी क्या है? बराबर है। तो क्या बोलेंगे कि 2 अक्षांशों के बीच दूरी हमेशा बराबर होती है, हमेशा सदैव बराबर होती है।
और पता है कितना होती है? 2 अक्षांशों के बीच दूरी होती है बाबू, 2 अक्षांश के बीच दूरी होता है 111 किलोमीटर। अगर तुमसे पूछ ले कि 2 अक्षांश के बीच की दूरी कितना, 2 अक्षांश के बीच की दूरी कितना बाबू मेरे? 111 किलोमीटर। तो बाबू मेरे अक्षांश की संख्या याद कर लीजिए 181। एक तो तुम्हारा विस्पत रेखा हो गया और बाकी 90 ऊपर और 90 नीचे, तो 180 और 181 अक्षांशों की संख्या, देशांतर 360। तो बता दो मेरा भाई डोलड्रम क्षेत्र 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण। बता दो मकर रेखा कहां? टॉप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो आते हैं यार नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा महादेश जहां कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती है? देखो यार ये अफ्रीका महादेश है, अफ्रीका। अफ्रीका महादेश है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। कौन महादेश? अफ्रीका। आ जाओ इधर। कौन सा महादेश है जहां से कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों रेखा प्रवेश करती है भैया? तो वह है अफ्रीका। और ये तो जान ही रहे हैं सबसे बड़ा महादेश तो मेरा सब बाबू जानता है, एशिया। सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में देखो कोई ज्वालामुखी नहीं है, ज्वालामुखी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। और यूरोप में कोई रेगिस्तान नहीं है, यूरोप में कोई रेगिस्तान नहीं है। तो यार जहां तीनों रेखा गुजरा कौन? अफ्रीका। सबसे बड़ा महादेश एशिया, सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में कोई रेगिस्तान नहीं है और ऑस्ट्रेलिया में कोई ज्वालामुखी नहीं है मेरे भाई। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के दक्षिण में कौन सागर है भैया? ये सब जानते होंगे। देखो ये भारत का दक्षिणी हिस्सा हो गया। इधर कौन देश हो गया? श्रीलंका। यहाँ कौन सागर हो गया दक्षिण में? यहाँ हो गया हिंद महासागर। कौन सागर हो गया बेटा? हिंद महासागर। इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इधर क्या हो गया? अरब सागर। तो हमारा भारत देश 3 ओर से जल से घिरा है, नीचे हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर और 3 ओर से घिरे हुए क्षेत्रों को हम प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। देख जो चारों तरफ से पानी से घिरल रहे, जो चारों तरफ से जल से घिरल रहे वह द्वीप है, और जो 3 ओर से जल से घिरा है वो क्या है? प्रायद्वीप है। और भारत के दक्षिण में कौन सागर? हिंद महासागर। और यार इधर पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, और बंगाल की खाड़ी में ही तो है अंडमान निकोबार, और अरब सागर में ही तो कौन? लक्षद्वीप। बाबू अरब सागर में लक्षद्वीप जिसको कहते हैं मूंगा द्वीप। तो भारत के दक्षिण में कौन सागर मेरा सब भाई जानता होगा? हिंद महासागर। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पनामा नहर किसको किससे जोड़ती है? तो देखो बाबू पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर को से जोड़ती है, और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है बेटा तुम्हारा स्वेज नहर। स्वेज नहर जो दुनिया का सबसे लंबा नहर है, स्वेज नहर। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ा? भूमध्य सागर को लाल सागर से, और पनामा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो देखो डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह है, बताओ डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह का? डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह है बाबू
समुद्र का समुद्र डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? समुद्र तट। देखो पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। यूनियन जैक इंग्लैंड का आपको क्या है? झंडा को कहते हैं यूनियन जैक। और गोल्डन रॉड आपको अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह है, गोल्डन रॉड। और मैपल लीफ कनाडा का है। तो भैया समुद्र तट कहाँ का? डेनमार्क का। यूनियन जैक कहाँ का? इंग्लैंड का झंडा। गोल्डन रॉड अमेरिका और मैपल लीफ कनाडा। और ये तो जानते ही होंगे गुलदाउदी, अरे बाबू गुलदाउदी जापान। और फ्रांस और इटली का लिली, फ्रांस और इटली का लिली। पाकिस्तान का क्या? चांद तारा, पाकिस्तान का चांद तारा। और भारत का अशोक स्तंभ, भारत का अशोक स्तंभ। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं बाबू? चलो गेस कर लो कौन दिवस? बाबू मेरे कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और 7 दिसंबर को 7 दिसंबर को झंडा दिवस। कलम यहाँ से 7 दिसंबर को झंडा दिवस। और 1 दिसंबर तो सब जानता है, 1 दिसंबर बाबू एड्स दिवस। और 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस। 23 दिसंबर बोलो जल्दी, 23 दिसंबर किसान दिवस। और जरा मेरे प्रश्नों का जवाब देना बाबू। 12 जनवरी युवा दिवस। 15 जनवरी थल सेना दिवस। जल्दी बोलो 28 फरवरी, जल्दी से रिवीजन करो। 28 फरवरी विज्ञान दिवस। और 8 मार्च महिला दिवस। चलो बताओ 11 जुलाई, 11 जुलाई जनसंख्या, बैठा लो दिमाग में। 1 जुलाई डॉक्टर, तो 11 जुलाई जनसंख्या। और 29 अगस्त खेल दिवस, 29 अगस्त खेल दिवस। और 5 सितंबर, अरे सोच लेगा तो कुछ असंभव नहीं है बाबू। अरे 5 सितंबर शिक्षक दिवस। और 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस। तो बोल 12 जनवरी युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस। और चलो बताओ 9 जनवरी जो सही बोलेगा वो कमेंट करना हमको। आंसर इसका हम बता रहे हैं बाबू। 9 जनवरी प्रवासी दिवस। तुम्हें मालूम होगा महात्मा गांधी देखिए कानून का पढ़ाई पढ़ने गए यार इंग्लैंड, और अंग्रेजों को नौकरी करने गए दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में यार उनके साथ ये चीज़ समझो, गांधी जी भी एक प्रेरणा के मतलब स्रोत हैं। कहाँ वो यार इंग्लैंड का में लॉ का पढ़ाई पढ़ने गए, और कहाँ यार प्रैक्टिस करने नौकरी करने गए अंग्रेजों का? दक्षिण अफ्रीका। और उनको यार ट्रेन से धक्का दे दिया गया। वहाँ पर यार रंग भेद था, और रंग भेद में गोरा काला का भेद होता था। और उनको ट्रेन से धक्का दे दिया गया जोहान्सबर्ग के पिटोरिया नामक स्थान पर। उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया गया, और वो धक्का देखो यार उनको दिल में लग गया। और देखो यार अगर वो ट्रेन से उन्हें धक्का नहीं मिलता तो आज वो एक हम लोग नहीं जानते, आज हमारे वो राष्ट्रपिता नहीं होते। लेकिन वो धक्का यार वो आन पर ले लिए, और उसके बाद अंग्रेजों को यार मतलब कि भारत से जड़ से उखाड़ दिए, और भारत के राष्ट्रपिता बन गए। तो तुम भी जरा यार इस बार जो समय बचा है अपने वर्दी पहनने के चाहत को आन पर ले लो, और कमर कस लो कि नहीं इस बार वर्दी पहनना है तो पहनना है, इस बार पार हो जाना है, और भारतीय सेना का हिस्सा हमें किसी भी कीमत पर बनना है। तो 9 जनवरी 1915 को यार महात्मा गांधी
दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और इसलिए इस दिन को हम लोग मनाते हैं प्रवासी दिवस। तो समझ गए होंगे, 1 दिसंबर एड्स दिवस, 7 दिसंबर झंडा दिवस, 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस, और बाबू 29 अगस्त खेल, और 24 अक्टूबर तो याद रखना एकदम। देखो 24 अक्टूबर तुम्हारा यार संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, 24 अक्टूबर तुम्हारा यार एनसीसी दिवस, और 24 अक्टूबर को तुम्हारा पल्स पोलियो दिवस। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दुनिया का सबसे व्यस्तम नदी, तो दुनिया का सबसे व्यस्तम नदी बेटा राइन नदी है, और एशिया की सबसे व्यस्त नदी आपको यांगचे नदी है, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी भी है यांगचे नदी, ये आपको चीन में है। और दुनिया का सबसे लंबी नदी तो जान ही रहे हो बेटा, नील नदी मिस्र का, जिसे हम वरदान कहते हैं। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी, जो गंगोत्री उत्तराखंड से निकली है। तो भाई मेरे जरा कस लो कमर और बताओ इस प्रश्न का जवाब। मेरा हम जानते हैं इजी प्रश्न है, और मेरा 80% बच्चा को ही आता होगा, मेरा सब भाई को आता होगा। हिमालय की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो देखो हिमालय की उत्पत्ति कहाँ? तेथिस सागर। देखो 2 जमीन का टुकड़ा था, मान लो यहाँ पर तेथिस सागर हो गया। देखो राइटिंग थोड़ा सा हमारा ठीक नहीं बनता है यार, इसके लिए क्षमा करना, समझने का कोशिश करना, ठीक है। ये है तेथिस सागर, और नीचे है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, और ऊपर है अंगोरा लैंड, अंगोरा लैंड, अंगोरा लैंड। देखो ये दोनों जमीन का टुकड़ा आपस में सटा, आज भी सट रहा है, आज भी सट रहा है, और सटा यार इसके अंदर से फिर आपको हिमालय निकल गया। क्या निकल गया? हिमालय। तो हिमालय कौन सागर से निकला? तेथिस सागर से। अब तुमसे पूछे कि हिमालय के नीचे कौन सा जमीन का टुकड़ा था भैया, तो गोंडवाना लैंड, और ऊपर क्या? अंगोरा लैंड। और चूंकि हिमालय कहाँ से निकला है? तेथिस सागर से। तो एक चीज दिमाग में इसको बैठा लो कि सागरों के तलहटी पर हमेशा बनते हैं अपसादी चट्टान। तो हिमालय अपसादी चट्टान है, हिमालय भारत का सबसे नया पहाड़ है, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो हिमालय भारत का सबसे नया पहाड़ है। हिमालय तेथिस सागर से निकला। हिमालय का निचला हिस्सा गोंडवाना, ऊपरी हिस्सा अंगोरा लैंड, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और बाबू मेरे, बाबू भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 भी हिमालय का ही तो हिस्सा है। अरे हिमालय से भारत का छूता नहीं है। भारत के 12 राज्य, भारत के कितने राज्य? 12 राज्य, 10 राज्य तो पूर्णतः और 2 राज्य आंशिक रूप से हिमालय को स्पर्श करते हैं। तो तुमसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि भारत के कितने राज्य हिमालय का स्पर्श करेंगे? 12 राज्य। हिमालय कौन सागर से? तेथिस सागर से। हिमालय का निचला हिस्सा क्या? गोंडवाना, ऊपर अंगोरा लैंड। हिमालय कौन चट्टान? अपसादी चट्टान। तो आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर मेरे भाई। अधिक वर्षा वाले स्थान पे कौन मिट्टी पाई जाएगी? सब भाई लोग सोच लिया? देखो अधिक वर्षा वाले स्थानों पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। लेटेराइट, जहाँ ज़्यादा बारिश होता है, जहाँ 250 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होता है, वहाँ लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और अधिक बारिश होने के कारण इस मिट्टी का उर्वरकता उड़ जाता है, बहुत उर्वरक मिट्टी होती नहीं है। और देखो गंगा के उत्तरी मैदान में भारत में अगर सबसे ज़्यादा कोई सॉइल है तो एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी।
और यार काला ब्लैक सॉइल जिसे हम रेगुर कहते हैं, रेगुर। और इस पर क्या होता है? कपास। और कपास से ही संबंधित देखो यार, आपको प्रश्न पूछा था बीटी बीज। बीटी बीज, कपास के बीज को कहते हैं बीटी बीज। तो बीटी बीज का संबंध किससे है? कपास से। कपास किस मिट्टी पर हुआ? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी पर। काली मिट्टी को क्या कहें? रेगुर। भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन है? जलोढ़। और जहां ज्यादा बारिश हो, लेटेराइट। और ये भी जान लो, जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार। जैसे देखते हो गांव में जब बाढ़ आता है तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं यार कि बाढ़ आने से खेत उर्वरक हो जाता है। बाढ़ आया तो यार अपने साथ मतलब कि मिट्टी का एक लेयर छोड़ के गया, तो नया जलोढ़ मिट्टी हो गया जिसे हम खादर कहते हैं। और जो जलोढ़ मिट्टी पुराना हो जाता है उसे बांगर कहते हैं। तो कौन जलोढ़ मिट्टी उर्वरक होगा? खादर। नया जलोढ़ मिट्टी क्या? खादर। भारत में कौन मिट्टी ज्यादा? जलोढ़ मिट्टी। जहां ज्यादा बारिश हो, लेटेराइट मिट्टी। और रेगुर किसका? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल पर क्या? कपास। और कपास के लिए बीज कौन? बीटी बीज। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्त। चलो एक क्वेश्चन का जवाब दे दो। भारत का सबसे बड़ा पठार। और जिसके दिमाग में पामीर का पठार गया है तो कसम खाओ कि गलती कभी नहीं करेंगे। पामीर का जो पठार है ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है आपको पामीर का पठार। लेकिन भारत का हम प्रश्न यहाँ क्या है? भारत का सबसे बड़ा पठार, तो बेटा ये दक्कन का पठार। और तुमसे पूछा जाता कि भारत का सबसे ऊंचा पठार, तो कौन पठार होता भैया? लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। और देखो ये छोटा नागपुर का पठार, इसके अंतर्गत आता है तुम्हारा यार झारखंड, कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल का, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का। और बाबू मेरे ये खनिजों का राजा है। खनिजों का, किसका राजा है? खनिजों का। तो कहेगा यार भारत के किस पठार पर खनिज सबसे ज्यादा? तो छोटा नागपुर का पठार। सबसे बड़ा पठार कौन? सबसे बड़ा कौन? दक्कन का पठार। कंफ्यूज नहीं होना पर, बच्चा दम दिमाग जान गया कि दुनिया का छत पामीर का पठार, सबसे बड़ा पठार पामीर का पठार। अब पामीर के पठार को तिब्बत का पठार करते हैं। और ये जोश में होश खो देता है। तो जब दुनिया का पूछे, क्योंकि पामीर का पठार तिब्बत में है, यह दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, इसे तिब्बत का पठार भी कहते हैं। लेकिन यार भारत का सबसे ऊंचा कौन है? लद्दाख। भारत का सबसे बड़ा कौन? दक्कन। और खनिज का राजा कौन? छोटा नागपुर का पठार। भाई मेरे ये प्रश्न का जवाब दो। निम्न में से कौन सा भारत का झील और ज्वार और भाटा से बना है? भाई मेरे, ज्वार और भाटा। अब देखो समुद्र, मान लो कि यार समुद्र कोई रहे, यहाँ कोई गड्ढा रहे, समुद्र में दिन में 2 बार ज्वार मतलब लहर का चढ़ना, और भाटा मतलब लहर का उतरना। तो समुद्र में दिन में दो बार आपको लहर चढ़ता है, आगे की ओर जाता है, और 2 बार उतरता है। और बीच में मान लो यार कि ये गड्ढा है, तो जब ज्वार आया और लौटने लगा तो इस गड्ढा में क्या है? पानी भर जाएगा और ये झील बन जाएगा। और ऐसे झील को पहले जानो कि कहते हैं लैगून झील। कौन झील कहते हैं बाबू? लैगून झील। और भारत का यार इसमें से जो लैगून झील, ज्वार और भाटा से बने वाला जो झील है वो है आपको चिल्का झील। ये तो जानते ही होंगे कि चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा झील। अब कहाँ है ये? उड़ीसा। और लोनार झील बाबू देखो उल्का पिंड से बनने वाला झील, उल्का पिंड से बनने वाला झील, उल्का पिंड से बनने वाला झील लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है ये।
ठीक है। कभी यार किसी ज़माना में यार आसमान से बहुत बड़ा यार उल्का पिंड गिरा था और उससे गड्ढा हो गया और उससे झील बन गया, लोनार झील। कहाँ है? महाराष्ट्र। देखो गोविंद सागर झील। देखो यार भाखड़ा नांगल बांध आपको सतलज नदी पर है, और भाखड़ा नांगल बांध को बांधा गया तो एक आपको यार कृत्रिम झील बनाया गया, एक मानव निर्मित झील बनाया गया, और वो झील था गोविंद सागर झील। ये पंजाब में है, ये भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। और डल झील तो जान ही रहा तुम लोग, जम्मू कश्मीर। तो जरा बताओ तो, लोकटक झील बाबू मणिपुर, और पुलिकट झील। इस सब क्वेश्चन का जो बच्चा आप लोग जवाब अगर सही दे रहे हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, बड़ा खुशी होगा। तो भैया लोकटक झील मणिपुर और डम्फा झील मिजोरम। चलो बताओ रूपकुंड कहाँ है? उत्तराखंड। दिमाग में घुसा लो, परीक्षा नजदीक है। नैनीताल, राकसताल, रूपकुंड, उत्तराखंड। और भाई मेरे डिडवाना झील, ये सब जानता होगा। अरे राजस्थान, अरे बाबू सांभर, पुष्कर, डिडवाना, पिछौला, ढैबर, अरे ये सब झील कहाँ है? राजस्थान। चलो लास्ट झील पूछ रहा हूँ, पूछने में पर तो मैं बहुत पूछ सकता हूँ। लास्ट झील पूछ रहा हूँ तुम्हारा, वेम्बनाड झील। बता दो मेरे प्यारे भाई। इस प्रश्न का जो बच्चा मतलब एकदम पक्का जिसके दिमाग में ये देख रहा होगा और आंसर आया होगा, उसका रिजल्ट इस बार आर्मी में होना है। वेम्बनाड झील केरल का आपका सबसे बड़ा झील है। तो वेम्बनाड झील केरल। चलो आ जाओ इन झीलों पर। डल, बुलर, शेषनाग जम्मू कश्मीर, सांभर, पुष्कर, डिडवाना, पिछौला, ढैबर राजस्थान, और ज्वार भाटा से बनने वाला झील लैगून। और इसमें से कौन लैगून झील है? चिल्का झील। और कितना बार ज्वार आया? 2 बार। कितना बार उतरा? 2 बार। तो चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भैया बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अभयारण्य भी देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग जीके का टॉपिक है तुम्हारा। और दिन में देखो यार 8-8 घंटा मैं काम करता हूँ, ऑफलाइन में हजारों बच्चों को प्रतिदिन पढ़ाता हूँ। वहाँ से टाइम निकाल के आ रहा हूँ मैं, ताकि हम लोग की आवाज़ हिंदुस्तान के हर बच्चे तक पहुँचे। और फिर कह रहा हूँ कि मैं अकेला नहीं, त्रिशूल पूरा एक परिवार है, जो सेना का हर चीज़ का तैयारी हम लोग का संस्था करवा रही है। SSC GD, आपको आर्मी, और भी स्टेट पुलिस, जितने तरह का वर्दी वाला जॉब है वो सब चीज़ का तैयारी हमारा संस्था बहुत बेहतरीन तरीके से देती है। और हमारी संस्था देखो रिजल्ट पर विश्वास करती है। यहाँ का सारे आदमी, सारे टीचर, सारे स्टाफ एक जुनून के साथ बच्चा को बना देने के लिए लगे रहते हैं, एनी टाइम 24 घंटा। और उसी का नतीजा है कि ये संस्था हर साल 1500 से 1600 बच्चे को आर्मी का वर्दी पहना रही है। तो दोस्त मेरे जुड़ जाइए इस संस्था के साथ, इस त्रिशूल परिवार के साथ, और कर लीजिए अपना सेना में जाने का सपना साकार। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? मेरा सब भाई बता दिया होगा इसको, बिल्कुल एक कॉमन क्वेश्चन है। ये कर्नाटक में है। और बताओ काजी, अब कुछ अभयारण्य का जरा प्रैक्टिस कर लो जरा, क्या तैयारी है तुम्हारी? काजीरंगा कहाँ है? असम। और मानस भी असम। और रणथंभौर, अरे बाबू रणथंभौर राजस्थान। घाना राजस्थान। सरिस्का राजस्थान। तो घाना, रणथंभौर और सरिस्का कहाँ? राजस्थान। और ड्रैचीग्राम जम्मू कश्मीर। और नागरहोल कर्नाटक। तो बांदीपुर नागरहोल कर्नाटक। और भारत का सबसे पहला यार आपको राष्ट्रीय उद्यान था, आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान,
ये आपको उत्तराखंड में है, और राजा जी भी उत्तराखंड में है। तो राजा जी और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, काजीरंगा मानस असम, घाना, रणथंभौर और सरिस्का राजस्थान, और बांदीपुर कर्नाटक, और देखो मध्य प्रदेश में तुम्हारा है कान्हा और बांधवगढ़, और जम्मू कश्मीर में तुम्हारा है डैची ग्राम, डैची ग्राम। जम के लग जाओ बेटा, मेहनत करने वाले बालों की हार नहीं होती, और जो सपना देखता है वो पक्का पूरा करता है। समझ गए बाबू? अरे सपना पक्का है तो क्यों नहीं साकार होगा? लगे हैं देखो पसीना बहा के तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए। अब तुम सफल होके दिखाओ। हड़प्पा सप्ताह का खोज किसने किया? देखो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इस सती प्रथा पर रोक लगवाएं, सती प्रथा पर, सती प्रथा पर 1828 में राजा राम मोहन राय को इन्हीं से मदद मिला और सती प्रथा पर रोक लगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का संबंध तो सती प्रथा से हो गया। लॉर्ड डलहौजी, देखो यार रेलगाड़ी, रेलगाड़ी चलवाया भारत में, ये तो सब जानता होगा। कब चला? 16 अप्रैल 1853, मुंबई से ठाणे। कितने किलोमीटर बोल दो? 34। और जो भाई इस रेलगाड़ी का नाम बता देगा वो समझ लेना, मेरे को याद करना, इस वीडियो को देख रहे होगे, रेलगाड़ी का नाम अगर सही सही आया होगा तो तुम्हारा रिजल्ट पक्का होना है, और नहीं भी आया हो तो रिजल्ट होना ही होना है। अरे जो मैं बोल रहा हूं उसको देखते जाओ ना, तुम डरते क्यों हो? तो रेलगाड़ी का नाम था ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी। तो लॉर्ड डलहौजी यार रेलगाड़ी चलाएं, ये लाए हड़प नीति, हड़प, हड़प नीति। हड़प नीति कौन लाया बाबू? हड़प नीति लाया लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने चलाया टेलीग्राफ, 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 टेलीग्राफ सेवा की भी शुरुआत कौन की है? लॉर्ड डलहौजी। और देखो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। देखो जब 1857 की क्रांति हुई थी तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के आपको गवर्नर जनरल थे, सब जानते होंगे आप लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनेगी तो सब जानता है, तो दम समझो कि चटनी है। और समाप्त हुआ 1858 में, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और इन्हीं को जब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गया तो इन्हीं को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। ठीक है, अब आ जाओ सर जॉन मार्शल। देखो मेरे पास समय का पाबंदी है बेटा, अब इतना शॉर्ट समय में मैं बहुत अंदर तक नहीं घुस सकता हूँ, लेकिन अगले महीना से मेरे एसएससी जीडी के लिए 10 दिन बाद से जीके का कोर्सेज आएगा। इसमें हर टॉपिक वाइज मैं बहुत गहराई से पढ़ाऊँगा, और जो बच्चा उस कोर्स को कर लेगा समझो कि जीके का समस्या उसका हमेशा के लिए समाधान कर दूंगा। लेकिन हाँ 10 दिन बाद से एसएससी जीडी का जिस दिन से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा उस दिन मेरा टॉपिक वाइज क्लास आना चालू हो जाएगा। फिलहाल टॉपिक वाइज क्लास लेने का मेरे पास समय नहीं है आपके लिए, तो मैं एक मोटा मोटी आपसे जितना आपके लिए कर सकता हूँ, जितना रिवाइज करा सकता हूँ उतना रिवाइज करा रहा हूँ। आप इस संस्था से जुड़ जाएं और इस संस्था को बड़ा कर दें। देखिए बिहार में हर जगह इस संस्था छाया हुआ है, अब इसको पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना आपका जिम्मा है। और भाई लोग जुड़ जाओ और देखो तुम्हारे मिशन को यार, मतलब कि मैं अपना मिशन बना लेता हूं कि नहीं। मैं भी 21 साल पहले इसी मिशन को लेकर घर से निकला था, अकेला निकला था, और सफ़र तय करते करते आज मेरा हमारे संस्था का 50,000 से ज़्यादा लोग वर्दी पहन के पूरे हिंदुस्तान के सीमा पर देश की रक्षा के लिए तत्पर होकर खड़े हैं। और मैं हर साल गर्मी जाड़ा बरसात इसी जोश और उमंग के साथ सैनिक तैयार करने में लगा हुआ हूं। तो जुड़ जाए इस अभियान के साथ दोस्त। अब देखो यार हड़प्पा सप्ताह का खोज से संबंधित निम्न में से क्या है? देखो अब आर्मी का क्वेश्चन थोड़ा घुस रहा है इसलिए मैं घुसा रहा हूं। हड़प्पा सप्ताह का खोज देखो यार, सर जॉन मार्शल ने
किया। जो दयाराम साहनी थे ना, जिन्होंने 1921 में खोजा था हड़प्पा सभ्यता, तो उस समय देखो हमारे पुरातात्विक विभाग है ना, उसके प्रमुख थे सर जॉन मार्शल, और इन्हीं की मदद से दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता खोजा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन आर्यों से संबंधित हैं? देखो यार, मैक्स मुलर ने आर्यों को एक जाति कहा। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए, बैक्टीरिया नामक जगह से। तुम्हारा जोसेफ प्रिंसेप, इसने अशोक की लिपि पढ़ी, अशोक की लिपि पढ़ी। अशोक की लिपि क्या था? अशोक की लिपि ब्राह्मी। अशोक की लिपि पढ़ने वाले पहले थे आपको जोसेफ प्रिंसेप, और अशोक की लिपि क्या थी? ब्राह्मी। कौन लिपि? ब्राह्मी। अरे बुद्ध की पाली, महावीर की प्राकृत और अशोक की ब्राह्मी। देखो लॉर्ड वेलेस्ली बाबू, सहायक संधि, सहायक संधि। 10 दिन बाद से आपका जीके का टॉपिक वाइज क्लास एसएससी जीडी के लिए पूरे जोश और उमंग में चलेगा, और वो कोर्स अगर आप कर लीजिएगा तो आपका जीके का समस्या पूरी तरह से समाधान हो जाएगा। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ, चूँकि ये तैयारी आर्मी के लिए है, ये पूरी तरह से मैं आर्मी के बच्चे के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो इसमें इससे ज़्यादा घुसना उचित नहीं है। देखो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। तो दोस्त मेरे, आर्यों से संबंध कौन रखा? मैक्स मुलर। इन्होंने आर्यों को एक जाति कहा। अशोक की लिपि कौन पढ़ी सबसे पहले? जोसेफ प्रिंसिप। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी। लॉर्ड वेलेस्ली क्या? सहायक संधि, जो 1799 में हुआ, ये भी याद रखिए, 1799 ईस्वी। और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। आते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा जानवर अशोक स्तंभ के नीचे वाले रिंग में नहीं है? तो देख बेटा, शेर भी है, हाथी भी है, घोड़ा भी है, भैंसा नहीं है। क्या है? बैल है। क्या है? बैल है। तो शेर, हाथी, घोड़ा, बैल। अशोक स्तंभ कहाँ है? सारनाथ। इसके नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया? 261 ईसा पूर्व के, 261 ईसा पूर्व के। सब बच्चा जानता है इसको, इसको सब जानता है। इसको तो मेरे पास आने से पहले बच्चा जानता है इस क्वेश्चन को। 261 ईसा पूर्व के कलिंग युद्ध के बाद। और अशोक ने अपने बेटा महेंद्र को और बेटी संघमित्रा को बेटा कहाँ भेजा था? श्रीलंका। कर लो रिवीजन। इस बार दम आर्मी के वर्दी पर प्रहार है और इसको जीतना है। और अशोक ने अपने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भेजा था श्रीलंका। दोस्त मेरे, कहाँ भेजा था? श्रीलंका। और अशोक बेटा किसका था? बिंदुसार। और बिंदुसार बेटा किसके? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य चेला किसके? शिष्य किसके? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। चूंकि ये आर्मी के लिए है तो बहुत अंदर घुसा नहीं जा रहा है, लेकिन एसएससी जीडी के जिस दिन से फॉर्म भरना चालू हो जाए तो जो बच्चे इसको देख रहे हैं जीके के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा। वादा है कि आपका जीके का समस्या जरूर समाधान होगा। और सिर्फ जीके का नहीं, आगे जाके एसएससी जीडी के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे, जिसमें आपका हिंदी, मैथ, रीजनिंग का भी समस्या बहुत ही अनुभवी और जुझारू, मेरे साथ जितने भी लोग हैं जुझारू हैं, जो सीले हैं, उन सभी का आपको बेहतरीन मदद मिलेगा और एक अच्छा कॉम्बो मिलेगा आपको। और आप जहां भी रह के उसको पढ़ लीजिएगा तो आप उससे सफल हो जाइएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बंगाल विभाजन कब हुआ? ये सब बच्चा जानता है भाई, 1905।
कौन किए? लॉर्ड क्या? कर्जन। बंगाल 1905 में बट गया, लेकिन 1911 में ईस्वी में बंगाल जुट गया। क्या विभाजन समाप्त कब हुआ? 1911। और 1911 में ही तो यार डिसाइड हुआ कि राजधानी अब कलकत्ता नहीं रहेगी, दिल्ली जाएगी। तो यार कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कब घोषित हुई? 1911। और नई दिल्ली कब, बता दो? नई दिल्ली 1931। देखो दिल्ली 1911 है और नई दिल्ली 1931। और देखो 1907 में तो जान ही रहा भैया, कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस का विभाजन हुआ बाबू सूरत अधिवेशन में, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में 1907। 1906 में बचा क्या बना? मुस्लिम लीग। और 1916 में होम रूल लीग, जिसको बनाए एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो बंगाल कब बटा? 1905। कौन बांटे? लॉर्ड कर्जन। कब जुटा? 1911। जोड़ने वाले लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल को कर्जन ने बांटा था और हार्डिंग ने जोड़ा था। पहले भारत की राजधानी कहाँ? कलकत्ता। और कलकत्ता से दिल्ली जाने का घोषणा कब हुआ? 1911। और नई दिल्ली राजधानी कब बनी? 1931। और मुस्लिम लीग 1906। और होम रूल लीग एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। अरे बाबू, एनी बेसेंट प्रथम भारतीय महिला, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, क्योंकि उसने बनाया होम रूल लीग 1916 में। और ये संस्था भारतीयों को मदद किया, तो भारतीयों ने भी उनको सम्मान दिया और उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। 1917 कौन अधिवेशन? कलकत्ता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर मेरे भाई लोग। किस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य का अंत किया? तो ये तो आप सब जानते होंगे, प्लासी का युद्ध 1757। कोई तालीकोटा, देखो एक गलत टाइप कर दिया है, कालीकोटा नहीं तालीकोटा। ये युद्ध हुआ 1565 ईस्वी, ये 1757 ईस्वी। मद्रास का युद्ध हुआ बेटा 1746 ईस्वी। 1746 ईस्वी मद्रास का युद्ध। और बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी। याद रखिएगा, बांडीवास के युद्ध के बाद ही भारत पर फ्रांसीसियों का जो पकड़ था वो कमज़ोर पड़ गया। भारत छोड़ के आपको फ्रांसीसियों को जाना पड़ा, और फ्रांसीसियों को यार कुछ जगह मिला आपको साउथ में, पांडिचेरी, गोविंद नगर, माहे, ये सब फ्रांसीसियों को मिला। लेकिन बांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी का भारत में पकड़ क्या हो गया? कमज़ोर हो गया। अंग्रेज और समझो कि फ्रांस के बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हमेशा युद्ध होता रहता था। इन्हीं लोग के बीच में यार युद्ध हुआ था 7 वर्षीय, 1756 से 1763 ईस्वी के बीच 7 वर्षीय युद्ध। तो प्लासी का युद्ध 1757, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें लॉर्ड क्लाइव की जीत हुई। तालीकोटा का युद्ध 1565, और इसी युद्ध में आपको यार विजयनगर साम्राज्य की समाप्ति हुई। मद्रास का युद्ध 1746, बांडीवास का युद्ध 1760, और इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का भारत में पकड़ क्या हो गया? कमज़ोर हो गया। और 1756 से 1763 आपका क्या? 7 वर्षीय युद्ध। तो दोस्त मेरे, वर्दी पहनने वाले यार, तुम लोग के लिए जब काम करता हूँ तो मन मेरा खुश रहता हूँ, उमंग में रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं एक देशभक्ति का काम कर रहा हूँ। अगर हमारा पढ़ाया हुआ लड़का, हमारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी इस देश की सेवा कर रहा है, तो मैं भी देखो यार एक सोल्जर की तरह
12 घंटे काम करता हूं। दोस्त मेरे, जमीन से समुद्र की ओर हवा कब चलती है, इसको जरा समझो। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था मान लो, देखो बेटा, ये सब समुद्र है, समुद्र है। मैंने क्या बताया था पिछला क्लास में विशिष्ट उष्मा के बारे में बताया था, याद करो, भूल तो नहीं गए हो। विशिष्ट उष्मा, किसका विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक? जल का। क्या बताया था कि दुनिया का हर एक पदार्थ का 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में सर्वाधिक उष्मा जल लेता है 1 कैलोरी। मतलब क्या कि जल देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है। तो मान लो दिन का समय रहे और सूरज निकला रहे बाबू, अब सूरज का रोशनी यार पानी पे ही पड़ रहा है, देखो नीला वाला भाग पानी है और ये जमीन है। सूरज का रोशनी यार पानी पे भी पड़ रहा है, सूरज का रोशनी जमीन पे भी पड़ रहा है। तो कौन पहले गर्म होगा? बोलो, कौन गर्म होगा? जमीन गर्म होगा। और जमीन गर्म होगा तो देखो एक चीज याद रखो कि गर्म होने के बाद हवा ऊपर की ओर जाती है, हवा ऊपर की ओर जाएगी। तो दिन में यहाँ से देखो हवा ऊपर जाएगी, जब ऊपर जाएगी तो यहाँ कौन प्रेशर बनेगा? यहाँ बनेगा बेटा लो प्रेशर। क्या बन जाएगा? लो प्रेशर। तो यहाँ की हवा जब ऊपर चली गई तो यार दिन में हवा, यार इस जो हवा यहाँ से खाली हुआ उसके भरने के लिए यार दिन में हवा कहाँ से आएगी? समुद्र से आएगी, समुद्र से जमीन की ओर आएगी। तो समुद्र से जमीन की ओर जो हवा आएगी वो दिन को आएगी, जिसे हम कहेंगे समुद्री समीर। तो देखो समुद्री समीर, इस पोर्शन को समझे। अब बाबू तुम्हारा रात हो गया। अब रात जब हो गया तो तुम्हारा रात जब हो गया तो जमीन देखो देरी से, जमीन तेजी से गर्म हुआ था तो जमीन तेजी से ठंडा हो जाएगा। पानी धीरे धीरे गर्म हुआ था लेकिन ठंडा भी धीरे धीरे होगा। तो रात को क्या हो जाएगा दोस्त? रात को यार समुद्र में बन जाएगा लो प्रेशर, क्योंकि समुद्र का पानी गर्म रहेगा और गर्म होने से यहाँ हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगा। तो रात में हवा कहाँ से कहाँ चलेगा? जमीन से समुद्र की ओर। रात में हवा चलेगा आपको जमीन से समुद्र की ओर, जिसे हम क्या कहेंगे? जमीनी समीर। तो प्रश्न है कि जमीन से समुद्र की ओर हवा कब चलती है? तो कब चलेगी? कब चलेगी बेटा? रात को। ये भी समझ गए होगे कि क्यों चलेगी। इसके पीछे पानी का कौन सा गुण जिम्मेवार है? विशिष्ट उष्मा। तो दिन में सूरज का प्रकाश आया, जमीन पहले गर्म हो गया, यहाँ से गर्म होकर हवा उड़ गया, उसके भरने के लिए समुद्र से हवा चली, जिसे हम कहें समुद्री समीर। तो समुद्री समीर कब चला? दिन में। रात को आपको जो हवा है, समुद्र यार गर्म में रह गया और जमीन जल्दी गर्म हुआ तो जल्दी ठंडा हो गया। तो रात में यार आपका समुद्र में बन गया, जमीन पर बन गया यार हाई प्रेशर और समुद्र में बन गया आपको लो प्रेशर। और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो जमीन से समुद्र की ओर हवा चलेगी रात को और समुद्र से जमीन की ओर हवा चलेगी दिन को। जो जमीन से हवा समुद्र की ओर चलती है उसे हम जमीनी समीर कहते हैं और समुद्र से हवा जो जमीन की ओर चलती है उसे हम समुद्री समीर कहते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सी मानसून भारत में सर्वाधिक वर्षा कराती है? देखो मन तो करता है कि भाग जाए छोड़ के, दम थक्कल हैं, लेकिन देखो बस जब तुमको बांधना है तो बांधना है हमको।
देखो एक केरल है। अब देखो नक्शा पर केरल कहाँ स्थित है, बोलो। देखो नक्शा पर ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, दायां हाथ हो गया तुम्हारा ईस्ट और बायां हाथ हो गया वेस्ट। ये देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब। ये क्या बेटा नॉर्थ ईस्ट, जानो ना भारत का नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी राज्य जिसको सेवन सिस्टर भी कहते हैं। और इधर क्या हो गया बेटा तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट। चलो ये वाला इलाका, केरल वाला इलाका, ये क्या हो गया तुम्हारा साउथ वेस्ट। तो देखो मानसून सबसे पहले देखो यार जून महीने में यहीं पर स्ट्राइक करती है, ठीक ना। और यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद यार इस ढंग से इधर से एंट्री करती है और एक पार्ट इसका इस ढंग से एंट्री करता है। तो यहाँ पर स्ट्राइक किया तो साउथ और वेस्ट, तो साउथ वेस्ट क्या हो गया दक्षिणी पश्चिमी मानसून। यही मानसून देखो यहाँ आके पूरे भारत में बारिश कराएगा। और बारिश होके तुम जानते होगे कि बरसात में देखो जब मानसून यहाँ से आती है तो तमिलनाडु राज्य को छोड़ देती है ना। अब पूरा भारत में बारिश कराने के बाद ये मानसून लास्ट में लौटती है इधर से ही, और लौटते लौटते अक्टूबर नवंबर हो जाता है। तो लौटते समय इसको हम कहते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून। तो कहेगा कि तमिलनाडु में कौन सा मानसून वर्षा कराएगा बेटा उत्तरी पूर्वी। सर्दियों में बारिश अक्टूबर नवंबर में कहाँ होता है तमिलनाडु। उत्तरी पूर्वी मानसून को क्या कहते हैं लौटता हुआ मानसून। क्या कहते हैं लौटता हुआ मानसून। लेकिन भारत में है यार जो मानसून सर्वाधिक वर्षा कराएगा वो केरल में टकराया जून में, दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट। कौन मानसून साउथ वेस्ट। तो बेटा एकदम निराश नहीं होना है। अरे न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। ये जीवन हुआ किस अर्थ हो, समझो ये कभी भी व्यर्थ न हो। तो जब मेडिकल फिट हो गए हैं, यहाँ तक मकाम पर आ गए हैं, तब इस जीवन को व्यर्थ नहीं करना है बेटा। लगे रहो, लीन हो जा 24 घंटे, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। मैं जानता हूं तुम मेरा हिंदुस्तान का सबसे बहादुर और सबसे वीर और सबसे ताकतवर बेटा है। तुम ही पर हिंदुस्तान टिका है, तो जग जाओ। और अभी भी जो लोग चाचा लोग के भरोसे में बैठे हैं और नहीं पढ़ रहे हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। फौज का भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी और निष्पक्ष है। यही एक ऐसा भर्ती है जिसमें यार गरीब मेहनत करके अपने मकाम तक पहुंच सकता है। इसमें किसी भी सिफारिश की जरूरत नहीं है। तो आ जाएं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सी मानसून सर्वाधिक वर्षा कराती है, तो सब भाई लोग मार ही दिया होगा दक्षिण पश्चिम। आते हैं सांप के हृदय में कितने भाग होते हैं भैया। तो देखो जितना भी सरीसृप है, सरीसृप का रेंगने वाला क्या सांप गिरगिट छिपकली, ये सब के हृदय में देखो 3 भाग। और जितने भी स्तनधारी हैं उसके हृदय में कितने भाग 4 भाग। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सजीव और निर्जीव के बीच में कड़ी है। तो देखो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है विषाणु, जिसको खोजा इवान बॉस्की। जीवाणु को ल्यूमेन हॉक। और तुम्हारा अमीबा का कोई आकार नहीं। और प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। प्रोटोजोआ से क्या होगा मलेरिया। और मलेरिया हो जाएगा तो क्या तुम्हारा प्रभावित हो जाएगा प्लीहा, स्प्लीन, प्लीहा, स्प्लीन खराब हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गांधी सागर बांध किस नदी पर है भाई मेरे। गांधी सागर बांध, अरे आ जाओ जोश में, जज कर लिए।
देख, देखो गंगा गंगोत्री से निकली, ऐसे ऐसे गंगा गंगोत्री से निकली तो नाम भागीरथ था। यहाँ पर गंगा से मिला अलकनंदा नदी, ये भागीरथ नदी। देख आर्मी का पढ़ाना है अलकनंदा, अलकनंदा नदी, ठीक है। ये जगह क्या है? देवप्रयाग। समझ लो थोड़ा सा अच्छा से, देवप्रयाग। यहां से देखो गंगा को गंगा कहते हैं, और गंगा देखो यहां से यार हरिद्वार होते हुए कानपुर इलाका यहां इलाहाबाद पहुंच गई। और इलाहाबाद में गंगा के साथ मिली कौन? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। क्या बेटा? यमुना। और देखो यमुना की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो है चंबल। चंबल, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? चंबल। देखो गंगा उत्तराखंड कहाँ? गंगोत्री। जब निकली तो नाम क्या था? भागीरथ। देवप्रयाग में किस नदी से मिली? अलकनंदा। अलकनंदा से मिलने के बाद इसका नाम क्या हो गया? गंगा। और यार टिहरी बांध, तुम्हारा जो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो है वो कहाँ है? भागीरथ नदी पर। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यार इलाहाबाद में, इससे कौन मिल रहा है? इलाहाबाद का सॉरी अब नाम हो गया है प्रयागराज। प्रयागराज में इससे कौन मिल रहा है? यमुना। और यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? चंबल। देखो यार इतना ड्रामा करने के पीछे कुछ राज होगा, इतना ड्रॉ किए तुम्हारे लिए। तो चंबल पर देखो यार बांध है तुम्हारा गांधी सागर। गांधी सागर। चंबल पर ही तुम्हारा बांध है तुम्हारा राणा सागर। और चंबल पर ही तुम्हारा बांध है बेटा जवाहर सागर। जवाहर सागर। और चंबल नदी पर ही तुम्हारा बांध है बाबू कोटा बांध। तो दो राणा सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, कौन नदी? चंबल, टिहरी, भागीरथी। बाबू गंगा जमुना कहाँ मिला? प्रयागराज। और जरा तैयारी देखे तुम लोग का, बताओ तो सलाल परियोजना कहाँ है? सलाल परियोजना जो भाई ने बताया, वेरी गुड। सलाल परियोजना चिनाब। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है बाबू? सतलज। कहाँ है? सतलज। बोलो आलमाटी बांध कहाँ? कृष्णा। और नागार्जुन सागर भी कृष्णा। और इस क्वेश्चन का जरा जवाब दे दो, भारत के किस बांध पर सबसे पहले पानी से बिजली बना? शिवा, समुद्रम, कावेरी। और सरदार सरोवर बांध कहाँ? सरदार सरोवर बांध नर्मदा, गुजरात। तो समझ गए होंगे जरा, गंगा गंगोत्री से निकला तो नाम था भागीरथ, इस पर बना टिहरी बांध, इससे मिला अलकनंदा देवप्रयाग में, इसके बाद गंगा ऐसे आई इलाहाबाद में, इससे सबसे लंबी सहायक नदी जमुना का मिलन हुआ, और जमुना से मिल गया कौन? चंबल पर यार जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा सागर और कोटा बांध। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दक्षिण अफ्रीका के गांधी किसे कहा जाता है? देखो बेटा नेल्सन मंडेला, क्योंकि भैया भारत के गांधी तो महात्मा गांधी हैं। अच्छा बताओ तो, आज बताए हैं क्या जनवरी के लौटे इंग्लैंड से, अफ्रीका से? 9 जनवरी 1915, जिसे हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और मार्टिन लूथर किंग का संबंध अमेरिका से है, इनका हत्या कर दिया गया था 1968 में।
रंग भेद के आग में। समझ गए बात? मार्टिन लूथर किंग का संबंध अमेरिका से है। एक अश्वेत व्यक्ति थे और अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हुए और राष्ट्रपति के प्रबल दावेदार थे, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति बनने से पहले ही इनका हत्या कर दिया गया 1968 ईस्वी में। तो मार्टिन लूथर किंग का संबंध अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका गांधी नेल्सन मंडेला। और देखो भैया, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियक में से किस विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे? तो तक्षशिला, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय। भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन? नालंदा। कौन सा बेटा? नालंदा, जिसको बनाया कुमार गुप्त। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न बेटा खत्म हो गया। कहने के लिए 31 प्रश्न था, लेकिन हम लोग ने अभी ताबड़तोड़ करीब करीब 200-300 क्वेश्चनों का डिस्कशन किया। तो मेरे भाई जग जाओ, बस मेरे इस मुहिम को तुम पूरे हिंदुस्तान के उस हर नौजवान के बीच में पहुंचा दो जो वर्दी पहनना चाहते हैं। दोस्त मेरे, इंसान जब कोई चीज ठान लेता है तो असंभव कुछ नहीं है। अरे गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। और तुम गिरने वाले नहीं हो। तुम अगर मेरे अभियान से मेरे साथ जुड़े हुए हो तो नहीं गिर सकते हो। बाबू मेरे, इंसान वह है जो आंधी तूफान हिमालय सबको पराजय कर सकता है। इंसान देखो अंतरिक्ष को जीत चुका है। इंसान अगर चाह ले तो कोई काम असंभव नहीं है। तभी भी आपके इस युद्ध के लिए आपको यार 15-16 दिन बाकी हैं, तो कमर कस लें और जो जो बच्चे मेडिकल फिट हुए हैं उस सपने को साकार कर लें। किसी भी तरह के कन्फ्यूजन में ना रहें, मेहनत पे भरोसा करें और मेहनत करके ही आर्मी का वर्दी पहना जा सकता है। तो आप लोग को मेरा बहुत बहुत शुभकामना। मेरे और मेरे पूरे त्रिशूल परिवार की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।